हाय, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इंग्लिश। मैं बीके सिन्हा बीएससी कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में तुम सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंजंक्शन का जो रिमेनिंग पार्ट था। ये कंजंक्शन से रिलेटेड मेरा तीसरा सेशन है। तो सेकंड सेशन जो कल था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कंजंक्शन के रिमेनिंग पार्ट का डिस्कशन, और साथ ही साथ उसमें 25 क्वेश्चंस एरर के भी डिस्कस किए गए थे, कंजंक्शन पर बेस्ड एरर्स। आज हम लोग फिर करेंगे कंजंक्शंस के एरर, वो तो करेंगे ही, साथ ही साथ एक नए तरह का क्वेश्चन का पूरा 10 क्वेश्चंस का सेट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी तुम्हारे कंसेप्शन में और तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में। ये हम लोग करेंगे। बट उस एक्सरसाइज को करने के पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, जिसको अगर पहले से डिस्कस कर दूँ तो वो काम तुम लोगों के लिए फिर आसान होगा। वहाँ पे मिलेंगे तुमको देखने के लिए ये सारे वर्ड्स, फ्रेज या टर्म्स, जो भी तुम इनको कहो, या कंजंक्शन जो भी कहो, ये सब वहाँ पे तुमको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे पहला है और एल्स उस एक्सरसाइज में मिलेगा। और एल्स का मतलब होता है या नहीं तो, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार, चाहे कुछ भी हो, आफ्टर ऑल यू आर माई स्टूडेंट, आखिरकार तुम मेरे स्टूडेंट हो। नेक्स्ट है नेवरदलेस। ये बहुत जगह पे हम लोग इंग्लिश के आर्टिकल्स में या जो भी राइटअप होता है उसमें इस वर्ड को देखते हैं, लेकिन इसकी मीनिंग ठीक से समझ नहीं आती। बट नेवरदलेस का मीनिंग होता है फिर भी, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है सो दैट का हिंदी वर्ड है ताकि। यू प्रिपेयर वेल सो दैट यू क्वालिफाई द एग्जाम, तुम अच्छे तरीके से तैयारी करो ताकि तुम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सको, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सो दैट। फिर है इवन दो और हाउ एवर, इन दोनों की मीनिंग एक ही है, हालांकि, ठीक है। इवन दो तुम देर से आए, हालांकि मैंने तुम्हें मना किया था। यू केम लेट इवन दो आई इंस्ट्रक्टेड यू, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इवन दो। हाउ एवर का मतलब भी होता है हालांकि। हाउ एवर एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड है जो कि अक्सर देखने को मिलता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि एक्सरसाइज शुरू करने के पहले मैंने सोचा कि अगर डिस्कशन इसका हो जाता है देन एक्सप्लेनेशन विल बी ईजियर, ठीक है। नाउ वी कम टू क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं जो बिल्कुल नए टाइप के हैं और जो अच्छे लेवल के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्वेश्चन 1 तुम्हारे सामने है। यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत है, ठीक है। उसके पहले जो है वो डायरेक्शन दिया हुआ है कि क्या करना है तुमको। एक बार पढ़कर तुमको समझा देता हूँ ताकि सहूलियत हो। चूज द एप्रोप्रिएट फ्रेज, कनेक्टर और कंजंक्शन। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये फ्रेज भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, या कनेक्टर भी हो सकता है। फ्रेज का मतलब एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स हो सकता है। कंजंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया ही, जैसे यहाँ पर एंड, बट, ये सब कंजंक्शंस के एग्जाम्पल हैं, या फिर कोई कनेक्टर हो सकता है। फिर तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम है कि जो तीनों ऑप्शंस दिए जाएंगे हर क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस तुम्हारे सामने हैं, ठीक है। इसी तरह से हर क्वेश्चन में 3 ऑप्शन मिलेगा। तुम्हारा काम ये डिसाइड करना है कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हम यूज़ करें कि सेंटेंस 1 और 2, यहाँ पे सेंटेंस 1 है और सेंटेंस 2 है, इन दोनों को जोड़ा जा सके। दिस इज योर टास्क कि सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को नीचे दिए गए ऑप्शंस में किनके द्वारा हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा
कि हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस ऐसे हों जो कि जोड़ने का काम करें। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? अगर कोई तीनों में से कोई एक ही वर्ड ऐसा है जो दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर मीनिंगफुल बना सकता है तो तुम्हारा आंसर सिर्फ एक ऑप्शन होगा। और अगर दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस भी ऐसा कर पाते हैं तो तुम्हारा आंसर दो भी हो सकता है या दो से ज़्यादा भी हो सकता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम और दिस इज द क्वेश्चन बिफोर यू दैट यू हैव टू टेक अप। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से मैं तुम्हें समझाऊंगा, बहुत धीमे धीमे, ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो, यहाँ पे जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले इसका मीनिंग लिखते हैं। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब और होता है या तथा होता है। सिंस का मतलब होता है चूंकि, ठीक है, और बट का मतलब होता है लेकिन। क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या कहता है। स्टेटमेंट 1 में एक वर्ड है मीटियोर, एक वर्ड है शावर और एक वर्ड है स्पेस। ठीक है, देयर वॉज ए मीटियोर शावर इन स्पेस। मीटियोर क्या होता है? ये एक दूसरे स्पेस में पाया जाने वाला मेटेलिक बॉडी होता है, उसको हम लोग कहते हैं मीटियोर। कभी कभी स्पेस में या अंतरिक्ष में इसकी वर्षा टाइप की होती है, मतलब बहुत से मीटियोर्स एक साथ गिरने लगते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं, मीटियोर। तो कहा जाता है कि स्पेस में एक बार ऐसी स्थिति थी कि मीटियोर की वर्षा टाइप की हो रही थी, बहुत से मीटियोर्स एक साथ वहाँ पे गिर रहे थे। बट सेकेंड स्टेटमेंट में कहता है द क्रू डिड नॉट नो हाउ टू अवॉइड द मीटियोर्स। एक स्पेस क्राफ्ट उसी समय स्पेस में था और उसके जो चालक दल थे वो ये नहीं जानते थे कि इन मीटियोर से कैसे बचा जाए। ठीक है, दीज आर टू स्टेटमेंट्स। अब नीचे में जो तुम्हारे ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि स्पेस में मीटियोर की बारिश जैसी स्थिति थी, लेकिन स्पेस क्राफ्ट के जो चालक दल थे, क्रू मीन्स होता है चालक दल, वो ये नहीं जानते थे कि इनसे कैसे बचा जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे अगर बट हम दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देते हैं, 1 और 2 के बीच में अगर हम बट ऐड करते हैं तो क्या होगा? तब ये दोनों सेंटेंस जुड़ जाएगा और मीनिंग भी इसकी बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? सिर्फ एक ही ऑप्शन लग सकता है। यहाँ पे अगर चूंकि लगाओगे तब भी गलत हो जाएगा, दोनों में कनेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पेस में अगर मीटियोर का शावर था तो उसकी वजह ये नहीं थी कि जो चालक दल थे वो ये नहीं जानते थे। ठीक है, तो सिंस भी नहीं होगा, यहाँ पे एंड भी नहीं होगा तो सिर्फ 3, इसीलिए मेरा आंसर होगा 3। दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। एक बार फिर से देख लो और ठीक से इसको समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज बिफोर यू। पहले यहाँ पे जो तीनों ऑप्शंस है इसका मीनिंग लिखते हैं। फॉर अगर प्रीपोजिशन के जैसा यूज होता है तो इट मीन्स लिए, बट फॉर अगर कंजंक्शन के जैसा हम यूज करें तो फॉर का मीनिंग चूंकि भी होता है। चूंकि, बिकॉज का मतलब हम जानते ही हैं कि चूंकि होता है, ये तो एक कॉमन वर्ड है। और सो का मतलब इसलिए। तीनों ऑप्शंस के मीनिंग तुम्हारे सामने हैं। अब तुम्हारा काम बेहद आसान है। रैबिट्स मेक गुड पेट्स। रैबिट मीन्स खरगोश। खरगोश अच्छा पालतू जानवर होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, दे डोंट मेक टू मच नॉइज। वे ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करते। उनकी खासियत होती है कि ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करते। एंड दे आर क्लीन।
साथ ही साथ वे साफ सुथरे भी होते हैं। तो ये 2 सेंटेंस है। अब देखते हैं कि इनको कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो खरगोश अच्छे पालतू जानवर होते हैं चूंकि, क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि या चूंकि, चूंकि से अच्छा होगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर का क्योंकि, बिकॉज का मतलब भी अगर क्योंकि लिखेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि। तो इसका कारण क्या है, रैबिट्स में गुड पेट्स, क्योंकि वे ज़्यादा हल्ला नहीं करते, हल्ला नहीं मचाते और साथ ही साथ वो साफ सुथरे होते हैं। तो यहाँ पर फॉर भी यूज़ हो सकता है और यहाँ पर बिकॉज भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये कारण बताने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मेरा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उसमें दोनों ऑप्शंस को लेना पड़ेगा। आंसर इज 1 और 2, ये दोनों ही आंसर हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। एक बार इसको ठीक से देख लो, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन वी मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज बिफोर यू। यहां पर एंड का मतलब और एल्स का मतलब या नहीं तो, और येट का मतलब फिर भी। तीनों का मीनिंग नीचे लिख दिया गया। अब स्टेटमेंट देखते हैं। मैन्युफैक्चरर्स वंस टूक एडवांटेज ऑफ हार्टफोर्ड्स एक्सेस। यहाँ पे एक वर्ड है हार्टफोर्ड, इसका मीनिंग बताएंगे। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। रिच के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं एक्सेस। एक और है, ये नाम है कनेक्टिकट रिवर। ठीक है, तो पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें मैन्युफैक्चर का मतलब होता है उत्पादन करना। तो जो उत्पादक लोग थे उन लोगों ने एक बार फायदा उठाया था। किस चीज़ का फायदा उठाया था कि हार्टफोर्ड की पहुंच कनेक्टिकट रिवर में थी। हार्टफोर्ड की पहुंच कनेक्टिकट रिवर में थी। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर हार्टफोर्ड क्या है? तो हार्टफोर्ड कनेक्टिकट एक जगह है, उसके कैपिटल को हम लोग कहते हैं हार्टफोर्ड, नंबर 1। साथ ही साथ हार्टफोर्ड जो है वो मार्क ट्वेन का घर भी है। तो उस हिसाब से हार्टफोर्ड एक फेमस है क्योंकि ये कनेक्टिकट का कैपिटल भी है और मार्क ट्वेन का घर भी है। तो उस हार्टफोर्ड की पहुंच थी कनेक्टिकट रिवर में और इसका फ़ायदा एक बार मैन्युफैक्चरर्स ने उठाया था। ठीक है, और फिर मैन्युफैक्चरर्स के बारे में कहा गया है और उन्हीं मैन्युफैक्चरर्स ने और भी एक काम किया था। दे ऑल्सो enjoyed हार्टफोर्ड्स वेल एडुकेटेड वर्कफोर्स। हार्टफोर्ड का जो वर्कफोर्स था वो वेल एडुकेटेड था, उसका भी फ़ायदा इन मैन्युफैक्चरर्स ने उठाया। अब यहाँ पे एक वर्ड को अंडरलाइन करते हैं, ऑल्सो। ऑल्सो एक वर्ड है, इसका मतलब कि मैन्युफैक्चरर्स ने ये भी काम किया, साथ ही साथ ये भी काम किया। दोनों काम उन लोगों ने किया। ऑल्सो की वजह से हम लोग यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं और जब प्लस है तो इसीलिए मेरा आंसर होगा एंड। एंड दो चीज़ों के लिए यूज़ करता है, जैसे राम और सीता आ रहे हैं तो राम एंड सीता आर कमिंग। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन एंड है। और एल्स ये दो में से एक के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। और येट होता है कब यूज़ करते हैं? जैसे मैंने तुम्हें मना किया था फिर भी तुमने ये काम किया, येट यू डिड दिस। एक चीज़ अगर पॉजिटिव है और दूसरी निगेटिव है, मतलब उसका वायलेशन है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं येट। तो यहाँ पे येट भी नहीं होगा। सो द आंसर इज एंड और मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आंसर इज ऑप्शन 1। तुम देख सकते हो इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन वी टेक अप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज बिफोर यू।
यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उसको पहले ऑप्शंस लिखते हैं। हाउएवर का लिखा था मैंने, हालांकि, हालांकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, और सो दैट का मीनिंग है ताकि। तीनों ऑप्शंस के मीनिंग यहाँ पे लिखे गए हैं। नाउ वी टेक अप द स्टेटमेंट्स। मिथुन्स कार डिड नॉट स्टार्ट दिस मॉर्निंग। मिथुन की गाड़ी आज सुबह स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है ही गॉट ए जंप स्टार्ट। यहाँ पे एक यूज किया गया है टर्म जंप स्टार्ट, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। He got a jump start from his neighbor and was able to make it to his appointment on time. उसने अपने पड़ोसी से जंप स्टार्ट लिया और वो अपने अपॉइंटमेंट पे सही समय पे पहुंच गया। मतलब उसका जो शेड्यूल था मिथुन का वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। जंप स्टार्ट हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे मान लो किसी गाड़ी की बैटरी गड़बड़ हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी, तो दूसरे गाड़ी के बैटरी की मदद से अगर तुम गाड़ी अपनी स्टार्ट कर पाते हो तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जंप स्टार्ट। तो मिथुन ने अपने पड़ोसी के गाड़ी की मदद ली, अपने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया और अपने अपॉइंटमेंट पे जो फिक्स था वहाँ वो समय पे पहुँच गया। तो दीज आर टू स्टेटमेंट्स जिसका मीनिंग तुमको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं मिथुन की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। क्योंकि तो नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है ये बिकॉज हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब कारण बताता है कोई तब। यहाँ तो कारण नहीं है ना, यहाँ तो मिथुन की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और उसके बाद ये एक्शन लिया मिथुन ने, तो इसीलिए यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट होने की वजह स्टेटमेंट नंबर 2 नहीं है, इसीलिए बिकॉज यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे सो दैट भी नहीं होगा। क्योंकि सो दैट रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, अब गाड़ी का स्टार्ट नहीं होना ये रिजल्ट नहीं दिखाता है कि उसने नेवर से जंप स्टार्ट लिया। ठीक है, तो ये एज दिस डज नॉट शो द रिजल्ट, तो इसीलिए यहाँ पे सो दैट भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे हाउएवर हो सकता है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, हालांकि उसने क्या किया, वो निराश नहीं हुआ बल्कि उसने अपने पड़ोसी के गाड़ी की बैटरी की मदद से गाड़ी स्टार्ट की और समय पे पहुंच गया। तो ओनली वायबल ऑप्शन इज हाउएवर, और इसीलिए मेरा आंसर होगा यहाँ पे 1। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 1। ठीक से एक बार इसको देख लो। Then we take up question number 5. Question 5 is before you. यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसको लिखते हैं। इनफैक्ट का मतलब, इनफैक्ट मीन्स वास्तव में। इसके लिए इंडीड भी कहीं कहीं पे यूज़ किया जाता है। रियली, इंडीड, आफ्टर ऑल, आखिरकार, और नेवरदलेस का मीनिंग भी पहले स्क्रीन में मैंने लिखा था, फिर भी। नेवरदलेस मीन्स फिर भी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहता है। यहाँ पे एक वर्ड है वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक वैसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो अपने काम में बहुत बिजी रहता है, सिर्फ काम 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 और कुछ सुझाई नहीं देता, उसको हम लोग कहते हैं वर्कहॉलिक। तो पूजा के बारे में, पूजा एक लड़की है, उसी के बारे में कहा गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि पूजा वर्कहॉलिक है। क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में ये बताता है शी स्पेंड द हॉलीडे इन हर ऑफिस फिनिशिंग द रिपोर्ट। उसने किसी दिन छुट्टी रही होगी, उस छुट्टी को उसने पूरा का पूरा कहाँ बिताया? अपने ऑफिस में कोई रिपोर्ट तैयार करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे
वास्तव में इनफैक्ट सही होगा। स्टेटमेंट 2 के पहले अगर हम इनफैक्ट लगा दें, क्यों? क्योंकि इनफैक्ट लगाने से वास्तविकता पता चलती है, और स्टेटमेंट 1 में जो प्रतीत होना दिखाया गया है उसको रियलिटी में इस्टेब्लिश किया जाता है इनफैक्ट लगा के। वास्तव में उसने ऐसा किया और इसीलिए वो वर्क अल्कोहलिक है। इसीलिए मेरा यहाँ पे आंसर होगा 1। अगर तुम कंसीडर करोगे आफ्टर ऑल, तो आफ्टर ऑल और नेवरदलेस ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे फिट नहीं होंगे, तो आंसर इज 1। यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 1। ठीक है, देन वी टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि स्क्रीन पे है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है 2 जगह पे, उसको पहले करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक लड़की का नाम है विनीता, ठीक है, वेंट यहाँ पे नहीं है। एक जगह यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे टर्म्स होगा, टर्म्स। क्लियर? अब नीचे देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस में है अदरवाइज, अदरवाइज का हिंदी होता है अन्यथा। यू वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कड़ी मेहनत करो अन्यथा तुम विफल हो जाओगे। देन का मतलब तब, ये तो बहुत कॉमन है। इवन दो का हालांकि, हाउएवर और इवन दो एक जैसी चीजें हैं। अदरवाइज, देन एंड इवन दो। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द स्टेटमेंट्स। पहला है विनीता केयरफुली रिव्यूड द क्रेडिट कार्ड्स ऑफर्स शी हैड रिसीव्ड दिस मंथ। विनीता क्रेडिट कार्ड्स रखती होगी, तो जो भी 4-5 क्रेडिट कार्ड्स होंगे, सभी ने कुछ कुछ ऑफर दिया था इस महीने, उसने सबों को रिव्यू किया। उसके बाद क्या किया? स्टेटमेंट 2 कहता है शी चोज द वन विद द बेस्ट टर्म्स एंड कंप्लीटेड द एप्लीकेशन। उसके बाद उसने उस ऑफर को चुना जिसकी शर्तें सबसे अच्छी थी, और उसने आवेदन पत्र को पूर्ण किया या आवेदन पत्र को भर दिया। तो दीज आर 2 स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा वर्ड सही होगा। यहाँ पे 2 एक्शन है। एक्शन 1 के बाद एक्शन 2 हुआ है, पहले एक्शन 1 और उसके बाद एक्शन 2, तो इसीलिए यहाँ पे देन अगर यूज़ किया जाएगा तो ये सही होगा। एक काम करने के बाद दूसरा, तो यहाँ पे देन सही होगा। अगर अदरवाइज यूज़ करोगे तो गलत हो जाएगा। अदरवाइज वाली स्थिति यहाँ पे नहीं है, और इवन दो भी यहाँ पे फिट नहीं होगा। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 ऑप्शन, दैट इज देन। इसीलिए मेरा आंसर होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवन में देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। इन एडिशन, इन एडिशन का मतलब के अतिरिक्त, एक चीज़ में कोई दूसरी चीज़ अगर जोड़ दी जाती है तो के अतिरिक्त। देयरफॉर का मतलब इसलिए, ये रिजल्ट दिखाता है, इफेक्ट दिखाता है। और अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। ठीक है, तीनों ऑप्शन के मीनिंग तुम्हारे सामने हैं। नाउ वी डिस्कस the statements. Statement 1 says अभिमन्यु worked in sales for 5 years. अभिमन्यु कोई एम्प्लॉय है सेल्स में, मतलब जो भी कंपनी है उसका एक डिपार्टमेंट है सेल्स, विक्रय विभाग में उसने 5 साल काम किया। एंड ही वर्कड अनदर 3 इन अकाउंटिंग, और फिर लेखा विभाग का भी उसके पास एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसने 3 साल काम किया। मतलब टोटल वर्क एक्स उसका 8 सालों का है, 5 साल सेल्स में और 3 साल अकाउंट्स में। तो दिस इज स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 कहता है ही इज एलिजिबल फॉर ए मैनेजमेंट पोजीशन, और चूंकि उसका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है तो इसीलिए मैनेजमेंट पोजीशन के लिए वो योग्य है। एलिजिबल मीन्स होता है योग्य। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे देखो, ये
बैकग्राउंड बताता है अभिमन्यु का, और उसका रिजल्ट क्या निकालता है, उसका रिजल्ट ये बताता है कि इसीलिए वो मैनेजमेंट पोजीशन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे देयरफॉर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। इन एडिशन, ऐसी तो बात नहीं है कि ऊपर के 2 एक्सपीरियंस के बाद कोई तीसरा एक्सपीरियंस दिखाने वाला स्टेटमेंट 2 है, ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसीलिए इन एडिशन यहाँ पे अगर यूज़ करोगे तो गलत हो जाएगा, और ये किसी चीज़ के अनुसार भी नहीं है स्टेटमेंट 2, तो इसीलिए ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा। सो द बेस्ट suited option as a connector for these 2 statements is therefore, और इसीलिए मेरा आंसर होगा 2। Is it clear? इन क्वेश्चंस को अगर हम ऐसे करें तो डेफिनेटली हम इसको अच्छा कर पाएंगे और हमारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहेगी। व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू कि सबसे पहले तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके बारे में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, नंबर 1, और किस स्थिति में, किस सिचुएशन में हम उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो इतना अगर क्लियर होगा और तब तुम स्टेटमेंट्स को भी अगर ठीक से समझ पाते हो, इफ़ यू आर एबल टू कॉम्प्रहेंड द स्टेटमेंट्स, वो अगर अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी अच्छी है तब तुमको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर तुम 10 क्वेश्चन करोगे तो 10 में से 9 या 8 जरूर करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह का अप्रोच तुमको डेवलप करना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो क्वेश्चंस में कुछ भी अलग से नहीं दिया, पढ़ने की ज़रूरत है, अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन योर बेसिक नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग और वर्ड मीनिंग। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ इसको पूछने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। एग्ज़ाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उन पर एग्ज़ाम का इनॉर्मस प्रेशर होता है, और फिर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर उन्होंने पहले नहीं किया तो उनको लगेगा कि ये मेरे से बनेगा ही नहीं, तो विदाउट टचिंग वो लोग सरेंडर कर देते हैं और अपना मार्क्स लूज़ करते हैं। बट अगर तुम करके देखोगे तो एग्ज़ाम के प्रेशर में भी तुम इनको कर पाओगे। क्लियर? देन वी टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी। क्वेश्चन 8 तुम्हारे सामने है। यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इसको देखते हैं। बट सिंपल है, लेकिन वाइल का मतलब होता है जबकि, I was preparing my lectures while my wife was watching the television। जब मेरी वाइफ टेलीविज़न देख रही थी, इसको हम लोग कंटिन्यूअस एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। कभी कभी एक स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है अगर दूसरा स्टेटमेंट, तो वहाँ पर भी हम लोग वाइल यूज़ करते हैं। टॉम इज़ इंटेलिजेंट वाइल हिज ब्रदर इज़ डल, वहाँ पर भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं वाइल को। एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही। एज सुन एज आई एंटर द क्लास माई स्टूडेंट्स विश्ड मी गुड मॉर्निंग, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो तीनों ऑप्शंस तुम्हारे सामने हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा कनेक्टर सही होगा। Akil's wife was due to give birth to their first child in the next several days। अकिल की जो वाइफ थी उसको आने वाले कुछ ही दिनों में डिलीवरी होने वाली थी, बच्चे को जन्म देने वाली थी। सेकेंड स्टेटमेंट है ही स्टिल वर्कड ओवर टाइम, लेकिन यहाँ पे यूज़ करना सही होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ही यूज़ किया गया है अकिल के लिए यूज़ किया गया है। अकिल को क्या करना चाहिए था कि छुट्टी लेके वाइफ के साथ रहना चाहिए था, लेकिन अकिल ने ऐसा नहीं किया। वो अभी भी ओवर टाइम कर रहा था। ठीक है, ओवर टाइम मतलब शेड्यूल से ज़्यादा ही काम कर रहा था। तो यहाँ पे बट यहाँ पे सही ऑप्शन है। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता है स्टेटमेंट 1 के हिसाब से, जो चीज़ होनी चाहिए थी वैसा नहीं था, उसके विपरीत वो ओवर टाइम कर रहा था।
तो 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 1 होगा। अगर तुम while और as soon as को यूज करोगे तो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं बन पाएगा। सो द आंसर इज बट स्टिल वर्कड ओवर टाइम। while फिट करके देखोगे तो वहाँ पे ये सही नहीं होगा, कंटिन्यूअस एक्शन को नहीं दिखाता है, और as soon as भी यहाँ पे फिट नहीं होगा, क्योंकि as soon as कब होता है? जब दो एक्शन एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं, एक के साथ दूसरा होगा, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ज्यों ही। एक एक्शन जैसे ही एक एक्शन कंप्लीट होता है उसी समय दूसरा एक्शन होता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं as soon as। ठीक है। नाउ वी कम टू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इस तरह के पैटर्न का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको देखते हैं। इफ़ का मतलब यदि, इफ़ मीन्स होता है यदि, या इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं अगर। सो का मतलब इसलिए, और बिकॉज मीन्स क्योंकि। ठीक है। अब देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस में एक वर्ड है रिप, RIP। रिप एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को चीर देना। जैसे सड़क, कोई व्हीकल ऐसे चलाता है कि लगता है कि सड़क को चीर देगा, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रिप, RIP रिप। एक और वर्ड होता है रीप, REAP रीप। रीप का मतलब होता है फसल काटना, और इसी से वर्ड बनता है रीपर। फसल काटने वाले को हम लोग कहते हैं रीपर। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम भी है द सॉलिटरी रीपर, तुमने शायद पढ़ा होगा, उसमें इस वर्ड को यूज़ किया गया है। तुम्हारे मन में आएगा कि सर एक वर्ड तो हम लोग और जानते हैं, राइप। राइप एक एडजेक्टिव है। राइप का मतलब होता है पका होना। फल अगर पका हुआ है तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं राइप। ठीक है। राइप का मतलब पका होना। फिर तुम्हारा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्शन होगा कि सर आजकल व्हाट्सएप में हम लोग तो इसको यूज़ करते हैं। कोई आदमी का डेथ होता है तो देखते हैं कि RIP लिखा रहता है। इसका मीनिंग क्या है? तो RIP इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम रिप। रिप और RIP में कोई डिफरेंस नहीं है। RIP का एब्रिविएशन फॉर्म है रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस को हम लोग एब्रिविएट करके लिखते हैं RIP। मीन्स अगर किसी भी आदमी की डेथ होती है तो हम लोग क्या कामना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। मीन्स हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो रेस्ट इन पीस इज इक्वल टू RIP। तो ये था थोड़ा अलग से जो नॉलेज देना था, जो ज्ञान देना था, वो मैंने दिया। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे एक और वर्ड है गैराज। गैराज का मतलब वर्कशॉप, जहाँ पे गाड़ियों की मरम्मत होती है, उसको हम लोग कहते हैं गैराज। यहाँ पे एक और वर्ड है साइडिंग। तो देखो, जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो तुमको समझ में आएगा। स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी तूफान। द लास्ट स्टॉर्म टू कम थ्रू द एरिया रिप्ड सम ऑफ द साइडिंग ऑफ जॉर्जेस गैराजेस। जो कहता है कि जो लास्ट स्टॉर्म आया था, आंधी तूफान जो आया था, तो जॉर्ज का गैराज था, और गैराज के साइड में जो भी दीवार उवार लगाया हुआ था, कुछ एस्बेस्टस ये सब टाइप का चीज़ लगाया हुआ होगा, तो उस तूफान ने वो सब तहस नहस कर दिया, उसको चीर फाड़ दिया एक तरह से। अब क्या हुआ, जॉर्ज इसके लिए परेशान हो गया। नाउ व्हाट टू डू। तब क्या किया जॉन ने कि वो एक हार्डवेयर की दुकान में गया। स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है कि जॉर्ज विजिटेड द हार्डवेयर स्टोर एंड इन्वेस्टेड इन स्टॉर्म प्रूफिंग मटेरियल्स। और उसने निवेश किया किन चीज़ों में, जो तूफान से बचने वाले जो मटेरियल हैं, तूफान का जिस पर असर नहीं होता है, वो चीज़ें खरीदी। यानी उसके पास जो भी पैसा था उसने उसको उसमें इन्वेस्ट कर दिया। सो दीज आर 2 स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेरा आंसर क्या होगा। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट है। कारण क्या है?
कारण है तूफान का आना और उसके साइडिंग को तोड़ फोड़ कर देना। और उसका रिजल्ट क्या है? अगर ये स्थिति नहीं होती तो हो सकता है कि जॉर्ज हार्डवेयर की दुकान में नहीं जाता। ये जो एक्शन था इसी का रिजल्ट हुआ कि जॉर्ज को जाना पड़ा हार्डवेयर स्टोर में। तो ये क्या केस है? दिस इज ए केस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसका प्रभाव, यही केस है, कॉज एंड इफेक्ट। और इसीलिए यहाँ पे मेरा आंसर होगा सो। क्यों? क्योंकि सो एक ऐसा वर्ड है जो इफेक्ट दिखाता है। अब यहाँ पे अगर तुम इफ लगाओगे तो ये कंडीशनल पार्ट को दिखाता है, तो कंडीशनल पार्ट तो है नहीं ये। और बिकॉज क्या यूज करता है? देखो सो किस लिए यूज किया जाता है? सो शोज रिजल्ट। बिकॉज क्या यूज करता है? बिकॉज हम लोग यूज करते हैं कारण के लिए, कॉज के लिए। और इफ क्या यूज करता है? ये कंडीशन को दिखाता है, ये कंडीशनल पार्ट में यूज किया जाता है। तो तीनों को अगर हम वे करेंगे कि तीनों में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो मीनिंग वाइज सो इज द करेक्ट आंसर। हम आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 में, चूंकि सो है इसीलिए 2 इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देख लो, ये एक अच्छा क्वेश्चन था और इसका आंसर है सो। देन वी आर गोइंग टू टेक अप द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न। इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे सामने है। पहले ऑप्शंस देखते हैं। कॉन्सेक्वेंटली मीन्स परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, ठीक है। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, और अनलेस का मतलब भी होता है, अनलेस का मीनिंग होता है जब तक कि, जब तक कि। एक और वर्ड होता है अनटिल, अनटिल का मतलब भी होता है जब तक कि, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अनटिल हम लोग टाइम के रेफरेंस में यूज करते हैं, जबकि अनलेस हम लोग एक्शन के रेफरेंस में यूज करते हैं। दोनों के साथ एक चीज और कॉमन है, चूंकि अनटिल और अनलेस में नो इनबिल्ट है, इसीलिए इसके साथ हम लोग नो यूज नहीं करते। नो या नॉट हम लोग यूज नहीं करते। इज नो ऑब्लिक नॉट इज, नो या नॉट इज नॉट यूज्ड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अनलेस के लिए। कॉन्सिक्वेंटली का परिणाम स्वरूप लिखा गया है, या दूसरे शब्दों में हम लोग इसको इसलिए भी लिख सकते हैं। और अगर इसलिए लिखेंगे तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं 1 और 2 दे आर इक्विवेलेंट, एक जैसे हैं। तो अगर 1 यहाँ पे सही होगा तो 2 भी सही होगा। क्लियर? नाउ वी डिस्कस द स्टेटमेंट्स। Plans for renovating downtown into an upscale shopping center were finalized। यहाँ पे एक वर्ड है रिनोवेट। रिनोवेट का मतलब होता है किसी चीज़ का नवीनीकरण करना। जैसे पुराने घर को रिनोवेट करके बिल्कुल मॉडर्न बना दिया जाता है, तो वहाँ पे वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं रिनोवेट। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कंगना रनावत वाला केस था जो बीएमसी ने तोड़ फोड़ की, तो वहाँ पे तुम इस वर्ड को सुनते होगे कि उसने उस घर को रिनोवेट करवाया था। ठीक है, यहाँ पे अप स्केल शॉपिंग सेंटर, अप स्केल का मतलब अच्छे क्वालिटी का, हाई ग्रेड के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं अप स्केल। तो कहता है कि कोई टाउन को रिनोवेट किया जा रहा था ताकि उस एरिया में एक अच्छा शॉपिंग सेंटर बनाया जा सके। इस तरह की योजना फाइनल कर ली गई थी। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है डिस्कशंस बिगेन ऑन बजटिंग सिटी फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब एक चीज़ फाइनल हो गई तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि अब इस प्रोजेक्ट के फंडिंग के लिए डिस्कशन शुरू हो गया कि कहाँ किस बजट से इतना फंडिंग किया जाए, इस पर चर्चा शुरू हो गई। तो ये कॉस्ट था,
ये कारण था, स्टेटमेंट 1 कारण था कि एक चीज़ फाइनलाइज किया गया और उसके बाद उसका असर क्या हुआ, उसका असर ये हुआ कि उसके फंडिंग के लिए डिस्कशन शुरू हो गया। तो कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है, तो इसीलिए कॉन्सिक्वेंटली भी यहाँ पे लग सकता है। इसकी वजह से ये हुआ, या स्टेटमेंट 1 के परिणाम स्वरूप स्टेटमेंट 2 आया और यहाँ पे देयरफॉर भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे मीनिंग के वर्ड्स हैं। तो इसीलिए आंसर क्वेश्चन 10 में मेरा आंसर होगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस को टिक करना पड़ेगा, 1 and 2 बोथ। सो द आंसर इज दिस, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये एक नए, बिल्कुल नए पैटर्न का क्वेश्चन था। मुझे लगा कि ये तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। इससे जो भी कंजंक्शंस या फ्रेज या कनेक्टर्स के बारे में डिस्कशन हुआ तो क्लैरिटी आई होगी, नंबर 1। साथ ही साथ जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे उनको हम पढ़ के कैसे समझ सकते हैं और समझने के बाद उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इसको भी डिटेल में बताया गया। उम्मीद है कि ये पैटर्न तुम लोगों को पसंद आया होगा एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड द डिस्कशन, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप नेक्स्ट में कंजंक्शन पर बेस्ड एरर्स है, ट्रेडिशनल टाइप क्वेश्चंस, जो कि 25 पिछले सेशन में भी डिस्कस किया गया था। आज देखते हैं आगे और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, रागनी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई थिंक बट हर एटीट्यूड ऑफ स्पीकिंग इम्प्रेसेस मी मच। ठीक है, यहाँ पर कंजंक्शन पे हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ पे सो है और सो के साथ यहाँ पे एज लगा हुआ है। अब ये डिसाइड करना है, हम लोग जानते हैं कि सो के साथ दैट लगता है और सो के साथ एज भी लगता है, तो यहाँ पे कौन सा केस सही है। देखो, इसके लिए यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, आगे भी काम देगा। सो और दैट कहाँ पे लगता है, इसका एक एग्जाम्पल है। पहले इस तरफ एग्जाम्पल लिखते हैं। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैनॉट मूव। इतना थका हुआ है कि जरा सा भी नहीं चल सकता। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैनॉट मूव। यहाँ पे एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट इधर है। ठीक है, पार्ट 1 क्या है, पॉजिटिव है, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, और पार्ट 2 में कैनॉट है ना, ये एक निगेटिव पार्ट है। ठीक है, ये दिस इज केस नंबर 1। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैनॉट मूव। क्या क्या है, सो है और यहाँ पे दैट है। तो सो दैट हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जब यहाँ पे लिखो पार्ट 1 और पार्ट 2। सो दैट कहाँ पे यूज होगा, पार्ट 1 जब पॉजिटिव है और पार्ट 2 निगेटिव है, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सो एंड दैट। क्लियर। नाउ सो एज कहाँ पे यूज होता है, इसका उल्टा होता है। पार्ट 1 अगर नेगेटिव है और पार्ट 2 अगर पॉजिटिव है, तब वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सो एज। ठीक से इसको समझ लेना। इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैनॉट मूव। राइट। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि इसके लिए सर एग्जाम्पल बताइए। इसके लिए अलग से एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल तुमको यहीं पे मिल जाएगा जो क्वेश्चन में है। यहाँ पे नॉट है, मीन्स पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 क्या है, यहाँ पे सो के साथ ये निगेटिव है, और पार्ट 2 क्या है, यहाँ पे एज आई थिंक, ये पॉजिटिव है। पार्ट 1 निगेटिव, पार्ट 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे सो एज जो लिखा हुआ है, दिस इज करेक्ट। सो दिस इज ए केस ऑफ नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। मेरा आंसर होगा 5। इस स्लाइड को ठीक से देख के समझ लेना, ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज वेरी फाइन। अगर इसमें अंतर नहीं समझ में आएगा तो दोनों तुमको एक जैसा लगेगा।
देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ उसी से मिलता जुलता है। रेहाना वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन मैथमेटिक्स दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सो है और यहाँ पे दैट है, ठीक है। सो के साथ तो दैट लगता है, ये हम लोग जानते हैं। सो के साथ दैट भी लगता है, सो के साथ एज भी लगता है। तो यहाँ पे सो दैट वी हैड एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे दैट की जगह पे हम लोग अगर चाहेंगे तो दैट की जगह पे यहाँ पर एज लगाया जा सकता है, या सो के साथ दैट भी सही है। तो यहाँ पे दिस इज ए केस ऑफ, अगेन दिस इज ए केस ऑफ नो एरर। सो आंसर इज 5, नो एरर, सो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Her brother suggested me not to work hard lest I should not repent in future. उसके भाई ने मुझे सुझाव दिया कि कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भविष्य में पछताना पड़े। यहाँ पे देखो लेस्ट है, लेस्ट का डिस्कशन काफ़ी डिटेल में किया गया था। इसके पहले वाले वीडियो में तुम लोग जाकर देख सकते हो। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। लेस्ट के साथ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया था, और वो था लेस्ट आई शुड नॉट रिपेंट इन फ्यूचर। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लेस्ट में नॉट नहीं यूज होता, नंबर 1, और लेस्ट में लेस्ट के बाद हम लोग शुड यूज करते हैं, दिस इज नंबर 2। यहाँ पे देखते हैं तो लेस्ट के बाद शुड सही यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे नॉट यूज नहीं होगा। सो आंसर किस पार्ट में है? आंसर इज इन पार्ट 4, और यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। लेस्ट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे और बिल्कुल क्लियर है, आंसर इज 4। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। रिकवरी कैंपेन्स शुड बी माउंटेड नॉट ओनली टू रिकवर द ड्यूज, नॉट ओनली, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो, ठीक है। यहां पर देखते हैं नॉट ओनली तो सही लिखा गया है, लेकिन यहां पे येट है, ये गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए, बट ऑल्सो टू क्रिएट। रिकवरी कैंपेन शुड बी माउंटेड, माउंट का मतलब बढ़ाना भी होता है, प्रेशर माउंट किया जाता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है। तो रिकवरी वसूली, रिकवरी का मतलब वसूली होता है। वसूली अभियान का पर्पस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बकाया वसूला जाए, बल्कि इसका पर्पस ये भी होना चाहिए कि जो बोरोवर्स हैं, जो कर्ज लेने वाले हैं, उनके बीच में रीपेमेंट, समय से भुगतान, जो पैसा लौटाया जाता है, रीपेमेंट किया जाता है, उसके आवश्यकता को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। ये जागरूकता भी पैदा करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर दिखा, पार्ट 3 में एरर दिखा, एंड द आंसर इज 3, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। दिस लैबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद, यहाँ पे फिर नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट है, इसको समझा देता हूँ। इस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि नॉट ओनली के बाद वर्ब आया या नाउन आया, जनरली इसी पर बेस्ड आता है क्वेश्चन। अगर नॉट ओनली के बाद ठीक बाद में वर्ब है, या वर्ब के पहले नॉट ओनली लिखा हुआ है, या नाउन के पहले नॉट ओनली लिखा हुआ है, तो इक्वेशन ऐसा बनना चाहिए कि बट ऑल्सो, वर्ब के पहले बट ऑल्सो या नाउन के पहले
बट ऑल्सो भी रहना चाहिए। दिस इज द केस। ये इक्वेट करना ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि नॉट ओनली के साथ नाउन सही यूज़ किया गया है, लेकिन बट ऑल्सो के बाद तुमको वर्ब देखने को मिलेगा, मीन्स बट ऑल्सो की पोजीशन ठीक नहीं होगी, उसके पोजीशन को तुम दाएं बाएं करोगे तब जाके सेंटेंस सही होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं दिए गए क्वेश्चन में। देखो सेंटेंस का मीनिंग पहले समझते हैं। फिजिक्स की ये जो प्रयोगशाला है ये सुसज्जित है न सिर्फ अच्छे अच्छे उपकरणों से, बल्कि शानदार भौतिक शास्त्रियों से भी, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। एक है फ्रेज है स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है उच्च क्वालिटी, उच्च कोटि का, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब उपकरण। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है असाधारण, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। इक्विप्ड, इक्विप्ड का मतलब होता है सुसज्जित, या इसके लिए एक और वर्ड है लैस, भी तुम जानते होगे, जैसे वो हथियार से लैस है, ही इज इक्विप्ड विद आर्म्स, लेबोरेटरी, यू नो। तो दीज आर द वर्ड्स। एक और वर्ड यहाँ पे है फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट का मतलब होता है भौतिक शास्त्री, मीन्स जो फिजिक्स का एक्सपर्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिसिस्ट। एक वर्ड हम लोग जानते हैं फिजिशियन, जो जनरल डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट नहीं होते, स्पेशलिस्ट ऑफ ऑल जो होते हैं, जिनको हम लोग सबसे पहले अप्रोच करते हैं अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज आता है, जैसे फीवर आ गया, पेट गड़बड़ हो गई, सर्दी हो गई, तो हम लोग किसके पास जाते हैं? फिजिशियन के पास। तो ये एक तरह के डॉक्टर है। तो दोनों में डिफरेंस है, फिजिशियन में और फिजिसिस्ट में। अब देखते हैं कि यहाँ पे नॉट ओनली के बाद क्या लिखा हुआ है। नॉट ओनली के बाद यहाँ पे इक्विप्ड है, ये वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, जबकि यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद फिजिसिस्ट है। आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट मतलब बट ऑल्सो के बाद नाउन है। तो ये बैलेंस या ये इक्वेशन ठीक नहीं है। नॉट ओनली के बाद वर्ब और बट ऑल्सो के बाद नाउन। अब देखते हैं कि दोनों में से किसको चेंज करना अच्छा होगा। सेंटेंस का मीनिंग एक बार और देखते हैं। कहता है कि फिजिक्स की जो प्रयोगशाला है वो सुसज्जित है, न सिर्फ अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट से बल्कि शानदार भौतिक शास्त्रियों से भी। यानी कि यहाँ पर दोनों ही केस में नाउन होना चाहिए था। नाउन कैसे? बट ऑल्सो के बाद तो फिजिसिस्ट सही है, तो नॉट ओनली के बाद इंस्ट्रूमेंट्स आना चाहिए। यानी कि अगर नॉट ओनली के पोजीशन को हम लोग चेंज करके सेंटेंस में यहाँ पे ला दें इक्विप्ड विद, कैसे लिखना होगा? दिस लैबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड with this laboratory of physics is equipped not only with state of the art instrument, यहाँ पर not only यहाँ पे आना चाहिए, not only with all state of the art instruments but also with, तब जाके ये पोजीशन सही हो जाएगा। not only के बाद पूरा टर्म आएगा यहाँ पे विद ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर देखते हैं बट ऑल्सो के बाद भी वैसे ही आता है विद आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। यानी कि नॉट ओनली के पोजीशन में गड़बड़ी थी, इक्विप्ड के पहले नहीं रख के उसको विद के पहले अगर रखा जाएगा पार्ट 2 में, तब ये सेंटेंस सही होगा। सो एरर इज इन पार्ट 2 और यही मेरा आंसर है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन ए सिंपल मैनर। एक बार तुम अगर ठीक से देखोगे, स्क्रीन को ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेज इसमें किए गए हैं, तब तुम इसको ठीक तरीके से समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये भी नॉट ओनली बट ऑल्सो पर ही है। ही हैड कंसल्टेड नॉट ओनली द ऑपोजिशन पार्टीज बट ऑल्सो एकोमोडेटेड। अब देखो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद
अपोजिशन पार्टीज है, ये नॉट ओनली के बाद नाउन है और बट ऑल्सो के बाद एकोमोडेटेड है, वर्ब है। अब देखते हैं मीनिंग, एक बार पढ़ेंगे कि कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सेंटेंस का मीनिंग है कि उसने अपोजिशन पार्टी से, विपक्षी पार्टियों से न सिर्फ परामर्श किया बल्कि उनके विचारों को एकोमोडेट भी किया। तब यहाँ पे क्या होगा, नॉट ओनली के बाद जो नाउन आया था ये गलत था, नाउन नहीं बल्कि वर्ब आएगा, तो ये भी वर्ब सही हो जाएगा। यानी कि नॉट ओनली को यहाँ पे लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद इसको वर्ब मिल जाएगा कंसल्टेड। क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट ओनली कंसल्टेड द अपोजिशन पार्टीज, उसने न सिर्फ विपक्षी पार्टियों से परामर्श किया बल्कि उनके विचारों को एकोमोडेट भी किया और उनको समायोजित भी किया। ठीक है, सो आंसर इज इन पार्ट 1। यहाँ पे ए में 1 में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन 7। देयर आर मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ, यहाँ पे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में कि बिकॉज कहाँ पे यूज़ होता है और बिकॉज ऑफ कहाँ पे यूज़ होता है। इस पर एरर बहुत बार आता भी है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरर वाला ये क्वेश्चन है। बिकॉज का हिंदी होता है क्योंकि, तुम खुद डिसाइड कर सकते हो, और बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण या के वजह से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कई बीमा के कई विवाद इन दिनों ऐसे हैं जो किसकी वजह से हैं, क्योंकि जो अधिकांश लोग बीमा पॉलिसियों के शर्तों को नहीं समझ पाते। यहाँ पर अगर हिंदी में देखेंगे तो क्योंकि लगाना अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉलिसी धारक जो हैं वो नासमझ हैं, उनको ठीक से समझ में नहीं आता है। अब तुम बताओ कि क्योंकि के लिए बिकॉज ऑफ सही है कि बिकॉज सही है। डेफिनेटली यहाँ पे पहले ही लिख के बताया जा चुका है कि क्योंकि अगर यूज़ करना है तो वहाँ पे बिकॉज होना चाहिए। यहाँ पर से ऑफ को ड्रॉप कर देंगे। आंसर क्या होगा मेरा, आंसर होगा 2, क्योंकि एरर पार्ट 2 में था। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। संजीव कैनॉट एक्सप्लेन दैट व्हाई ही वॉन्ट्स टू रीड दिस बुक। यहाँ पे वाई जो है वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, वाई, व्हेन, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर उसके पहले जो दैट लगाया गया है ये गलत है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पहले हम लोग दैट नहीं लगाते। नरेशन अगर तुमने पढ़ा होगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में भी यही वाला चीज़ होता है। जब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है उसके पहले दैट का यूज़ गलत है। तो एरर किस पार्ट में था, एरर पार्ट 2 में था। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन हियरिंग फ्रॉम यू आई विल कम नॉट ओनली। यहाँ पर देखो मैंने कहा था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो की फ्रीक्वेंसी बहुत रहती है एरर्स में। यहाँ पर भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला केस है। तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनकी पोजीशन सही है या नहीं। देखो यहाँ पे नॉट ओनली यूज़ किया। सेंटेंस का पहले मीनिंग समझो। जब भी तुम कहोगे, तुम्हारा जब भी फ़ोन आएगा या कॉल आएगा, मुझे पता चलेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं एयरपोर्ट पे ना सिर्फ आऊँगा बल्कि वहाँ पर कस्टम्स क्लियरेंस में तुम्हारी मदद भी करूँगा। ना सिर्फ आऊँगा, नॉट ओनली कम। नॉट ओनली कहाँ आना चाहिए, कम के पहले आना चाहिए। ना सिर्फ आऊँगा बल्कि तुम्हारी मदद भी करूँगा। यहाँ पर सही है, यहाँ पे हेल्प के पहले बट ऑल्सो सही लगाया गया है। यानी कि यहाँ नॉट ओनली के बाद वर्ब आना चाहिए और बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आना चाहिए। तो बट ऑल्सो के पहले के बाद में वर्ब तो यहाँ पे सही यूज़ किया गया है। अगर नॉट ओनली इस वर्ब के पहले आ जाएगा तब ये सेंटेंस अपने आप में सही हो जाएगा।
सो एरर किस पार्ट में था, पोजीशन चेंज करना पड़ा नॉट ओनली का पार्ट 2 में, इसीलिए मेरा आंसर होगा 2। ठीक है, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द कंपनीज न्यू प्रोजेक्ट कैन नॉट बी लॉन्च्ड अनलेस द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि कंपनी का जो नया प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बोर्ड का अप्रूवल जरूरी है। मीन्स बोर्ड के अप्रूवल या स्वीकृति के बिना ये काम नहीं हो सकता। अभी इसके पहले भी मैंने बताया था, इसके पहले भी अनलेस का मीनिंग बताया गया था वहां पे, जब तक के लिए हम लोग यूज करते हैं अनलेस। ठीक है, जब तक द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, लेकिन अनलेस के बाद हम लोग को क्लॉज यूज करना पड़ता है। पूरा सेंटेंस वहाँ पे वर्ब भी होना चाहिए। उस तरह का केस अगर होगा तो वहाँ पे हम लोग अनलेस यूज करेंगे, बट यहाँ पे अनलेस के बाद अप्रूवल ऑफ द बोर्ड है। अनलेस अगर ये क्लॉज यूज करेंगे तब कैसे लिखना पड़ेगा, अनलेस द बोर्ड अप्रूव्स द प्रोजेक्ट, तब ये सेंटेंस सही होता। बट यहाँ पे वैसी स्थिति नहीं है। यहाँ पे नाउन है अप्रूवल और उसके बाद ऑफ द बोर्ड है, तो ये पूरा का पूरा चेंज करना पॉसिबल नहीं है। सो बेटर वी शुड चेंज दिस अनलेस। यहाँ पे अनलेस की जगह पे अगर हम लोग विदाउट लिख दें तब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली और मीनिंग वाइज दोनों ही सही हो जाएगा। द कंपनीज न्यू प्रोजेक्ट कैन नॉट बी लॉन्च्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। बोर्ड के अप्रूवल के बिना ऐसा नहीं हो सकता। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10 इज 3, पार्ट 3 में एरर था। देन क्वेश्चन नंबर 11, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है ये। यहाँ पर भी है नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखो यहाँ पर भी नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली ही बीट हिम बट ऑल्सो अब्यूजेज हिम। बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है, नॉट ओनली के बाद यहाँ पर भी वर्ब लगा हुआ है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यहाँ पे बीच में आ रहा है, बट इट मेक्स नो डिफरेंस, हमको यहाँ पे फोकस करना है। अब एक बार अगर तुम ये सेंटेंस पढ़ोगे तो हो सकता है कि एरर तुम्हें पता भी ना चले, बट अगर इफ यू आर ए कीन ऑब्जर्वर तब तुम बोलोगे कि सर ही के हिसाब से अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो V5 यूज होना चाहिए, यहाँ पर S होना चाहिए। तो दैट वे तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2। नॉट ओनली ही बीट्स हिम बट ऑल्सो अब्यूजेज हिम। वह ना सिर्फ उसको पीटता है बल्कि उसे गालियां भी देता है। क्लियर? बट अगर 2 तुम टिक करोगे तो कंप्यूटर में तुमको 2 आंसर नहीं मिलेगा, कंप्यूटर में आंसर मिलेगा 1। तो तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जबकि अपने हिसाब से यू हैव अप्लाइड अ गुड कॉमन सेंस ऑन योर पार्ट, स्टिल ये आंसर गलत हो जाएगा। तब तुम्हारा क्वेश्चन होगा तब इसमें कैसे सर 1 कैसे होगा बताइए। तो नॉट ओनली से जब भी सेंटेंस शुरू होता है तब उसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो वर्ब होता है ऑक्सिलियरी वर्ब वो सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। ऑक्सिलियरी वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है और सेंटेंस नॉट ओनली से शुरू हो रहा है, तो उस केस में सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलियरी वर्ब होगा। अब देखो बीट्स जैसे है, इसके लिए ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होगा, डज बीट। बीट्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, डज बीट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे ही के पहले हमको लिखना पड़ेगा डज। नॉट ओनली डज ही बीट, और यहाँ से इस एस को हटा देना पड़ेगा, एस था भी नहीं वैसे। तो करेक्शन कहाँ पे हुआ, करेक्शन पार्ट 1 में हुआ। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि ये तो सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि वेन एवर वी स्टार्ट ए सेंटेंस विद नॉट ओनली
तो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब को रखना पड़ता है। तो ऐसा और भी कंडीशंस है क्या, तो वो भी बता दीजिए। यस है, और मैंने डिस्कस भी किया है पहले, जब भी कोई सेंटेंस हार्डली, स्केर्सली, बेयरली या नो सूनर से शुरू होता है, नो सूनर से शुरू होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी ऑक्सिलियरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। तो टोटल कितना हो गया, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं 1 2 3 4 5, ये पांचों कंडीशन तुमको याद रखना होगा जहां पे सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलियरी वर्ब यूज़ किया जाता है। सो ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, बट इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा हुआ था, और ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हमेशा सही बनेगा। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, वो यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 12। द क्रूअल किंग बिलीव्ड इन पनिशिंग द प्रिजनर्स until they did not confess their crime। ठीक है, यहाँ पे एक यूज किया गया until पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है यहाँ पे until। ठीक है, यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है, हमने बताया था भी इसके पहले कि जब भी unless या until रहेगा तो उसके बाद नॉट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नॉट इसमें इनबिल्ट है। तो यहाँ पर जो नॉट यूज़ किया गया है ये गलत है। नॉट को ड्रॉप करेंगे और तब फिर देखेंगे दे डिड कन्फेस्ड। तो डिड के साथ कन्फेस्ड भी जो लिखा हुआ है वो अपने आप में गलत है। डिड को भी यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे V2 की ज़रूरत है और कन्फेस्ड अपने आप में V2 है। मीनिंग देयर बाय कि अगर पार्ट 3 की बात हम करें तो वहाँ पे जो डिड नॉट यूज़ किया गया है ये गलत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। द क्रूअल किंग बिलीव्ड इन पनिशिंग द प्रिजनर्स अंटिल दे कन्फेस्ड देयर क्राइम। क्रूर राजा था, वो कैदियों को उस समय तक सजा देने में विश्वास रखता था जब तक वो अपना अपराध कबूल ना कर लें। कन्फेस का मतलब होता है अपराध को कबूल करना या मान लेना। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर है पार्ट 3 में। सो 3 इज द आंसर। विद दिस डिस्कशन वी कम टू द क्लोज ऑफ द टॉपिक कंजंक्शन। कंजंक्शन आज हम लोगों ने ख़त्म किया। इसमें कंजंक्शन के बारे में डिस्कशन हुआ, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बताया गया कि कैसे कैसे कंजंक्शंस होते हैं, उसके क्या टाइप्स होते हैं और उस पर एरर्स कैसे आते हैं, ये पूरे डिटेल में बताया गया। उसके बाद हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल टाइप क्वेश्चंस हैं एरर्स में जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, सेशन सेकेंड नंबर सेशन में 25 क्वेश्चंस और आज के सेशन में 12 क्वेश्चन डिस्कस किए गए। अपार्ट फ्रॉम दिस 37 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नो एरर और एरर्स। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया 10 बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल नए टाइप के थे और किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। इतने डिस्कशन के बाद आई एम वेरी मच श्योर कि तुम लोगों को कंजंक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आई इनवाइट यू टू राइट इन माय कमेंट बॉक्स और जो भी डाउट्स होगा उसको मैं क्लियर करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नए सेशन में नए डिस्कशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। Okay, thank you.